ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। संघर्ष पथ पर जो चलता है, संघर्ष पथ पर जो चलता है वही दुनिया बदलता है। रातों से जो जंग जीतता है वही सूरज बनकर निकलता है। जी हां दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन। आज का जो सेशन रहने वाला है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान में प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं। देखिएगा, राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसे बनाए रखने के लिए राजस्थान में प्राचीन काल से ही कुछ प्रथाएं और कुछ रीति रिवाज चले आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं कला संस्कृति को यहां पर बनाए रखती है। देखिएगा, बात करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं जन्म से संबंधित प्रथाएं, यानी जन्म से संबंधित राजस्थान के अंदर कौन कौन से रीति रिवाज यहां पर बच्चे के जन्म से लेकर के प्रारंभ होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं 16 संस्कार। संस्कारों की जो संख्या होती है वो होती है 16 संस्कार। देखिएगा, 16 संस्कारों की बात करें तो 16 संस्कारों का जो सबसे प्रारंभ जो माना जाता है वो जन्म से माना जाता है और अंतिम जो संस्कार होता है वो मृत्यु होता है। यहां पर ये बताया गया है कि 16 संस्कारों में बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो संस्कार होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16 संस्कार। देखिएगा, जन्म से मृत्यु तक मनुष्य के 16 संस्कार माने जाते हैं। कितने संस्कार माने जाते हैं? 16 संस्कार माने जाते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ पवित्रता से लिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पवित्रता। इनका प्रचलन वैदिक काल से चला आ रहा है। यानी यूं कहें कि 16 संस्कार जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक होते हैं और संस्कारों का जो अर्थ है 16 संस्कारों का, उनका अर्थ है पवित्रता। और बात करेंगे ये कब से चले आ रहे हैं, तो वैदिक काल से ही ये चले आ रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं 16 संस्कारों में गर्भधारण, गर्भाधान। ये हिंदुओं का पहला संस्कार है। याद रखिएगा कि ये हिंदुओं का क्या है? पहला संस्कार है और जिसे बच्चे के मां के गर्भ में आने पर यह किया जाता है। याद रखिएगा, मेवाड़ में इस प्रथा को बहुरात कहा जाता है। याद रखिएगा, बदुरात, बदुरात कहा जाता है। दोस्तों, यहां पर रीति रिवाजों की शब्दावलियां यहां पर एग्जाम में क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिएगा, प्रश्न आएगा बदुरात क्या है? तो बदुरात क्या है? गर्भाधान जो प्रथा है उसे मेवाड़ में क्या कहा जाता है? मेवाड़ में कहा जाता है बदुरात कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पुष्वन। ये संस्कार गर्भ धारण के पश्चात, जैसे ही गर्भ में बच्चा ठहरता है, गर्भ धारण के पश्चात गर्भ में शिशु को पुत्र रूप दिए जाने के लिए, याद रखिएगा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यहां पर एक संस्कार किया जाता है। यानी यूं कहें कि पुष्वन जो संस्कार है इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? पुत्र रूप देने से है। गर्भ धारण जो किया है उसे पुत्र रूप देने के लिए एक संस्कार किया जाता है जिसका नाम क्या है? पुष्वन संस्कार है। पुष्वन संस्कार गर्भ धारण के तीसरे महीने में किया जाता है ना। यानी जब गर्भ धारण होता है, गर्भ धारण, तब एक संस्कार आता है गर्भाधान। याद रखिएगा, गर्भाधान। और गर्भाधान के बाद 3 महीने बाद, याद रखिएगा कितने महीने बाद? 3 महीने बाद एक संस्कार होता है जिसका नाम है पुष्वन संस्कार। याद रखिएगा, यहां पर पुत्र की कामना की जाएगी। किसकी कामना की जाएगी? पुत्र की क्या की जाएगी? कामना की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, इसे पुष्वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा के, याद रखिएगा, चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आएंगे 3 महीने बाद, कितने महीने बाद? 3 महीने बाद, उस समय यह संस्कार किया जाएगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पुष्वन संस्कार कहा जाता है। तो ये देखिएगा, यहां पर 2 शब्द आपको ये देखने को मिलते हैं। एक मिलता है, देखिएगा, एक शब्द यहां आया है बदुरात।
बधुरात। देखिएगा, एक शब्द आया है बधुरात और एक आया है पुष्वन। बधुरात क्या है? तो देखिएगा, गर्भ धारण होने पर एक प्रथा होती है जिसे क्या कहा जा रहा है? गर्भाधान प्रथा कहा जाता है। ये 16 संस्कारों में सबसे प्रथम संस्कार माना जाता है। कौन सा माना जाता है? प्रथम संस्कार। और इस संस्कार को मेवाड़ के अंदर, याद रखिएगा, इसे मेवाड़ के अंदर क्या कहा जाता है? बधुरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बधुरात कहा जाता है। पुष्वन क्या है? पुष्वन गर्भाधान संस्कार के बाद याद रखिएगा, या यूं कहें गर्भ धारण के बाद कितने समय बाद? तो याद रखिएगा 3 महीने बाद। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद एक संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार के पीछे रहस्य क्या है, लक्ष्य क्या है? कि पुत्र की प्राप्ति हेतु, याद रखिएगा, पुत्र की प्राप्ति हेतु एक संस्कार किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? पुष्वन संस्कार कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? पुष्वन संस्कार कहा जाता है। देखिएगा, लेकिन यह संस्कार कब किया जाएगा? तो याद रखिएगा कि जब चंद्रमा का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र आ जाएगा, उस समय यह संस्कार किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा जो संस्कार है वो है सीमंतोन्नयन संस्कार। देखिएगा, संस्कार का नाम क्या है? सीमंतोन्नयन संस्कार। इसे कहा जाता है गोद भराई, है ना? क्या कहा जाता है? गोद भराई कहा जाता है। देखिएगा, ये कब किया जाता है? 6वें महीने में। कौन से महीने में? 6वें महीने में। गोद भराई क्या होता है? देखिएगा, मान लेते हैं कि ये कोई महिला है जिन्होंने गर्भ धारण कर रखा है। क्या कर रखा है? गर्भ धारण कर रखा है। अब होगा क्या कि प्रथम यानी गर्भ धारण के समय गर्भाधान क्या होता है? यहां पर एक संस्कार होता है। उसके 3 महीने बाद पुष्यवन संस्कार होता है। अब यहां पर जब 6 महीने हो जाएंगे, उसके बाद पीहर वाले आते हैं। कौन आते हैं? पीहर वाले। और पीहर वाले इस महिला को अपने घर लेके जाते हैं। अर्थात ये जो वधू है वो कहां चली जाएगी? अपने पिता के घर, अपने पिता के घर। तो देखिएगा, इनके माता पिता के द्वारा यहां पर क्या करवाई जाती है? गोद भराई जाती है। और गोद भराई क्या होती है? गोद के अंदर यहां पर फल आदि, वस्त्र आभूषण आदि यहां पर क्या किए जाते हैं? भेंट किए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सीमंतोन्नयन या फिर गोद भराई कहा जाता है ना? राजस्थान सरकार के द्वारा भी गोद भराई करवाई जाती है, आंगनबाड़ियों के द्वारा। याद रखिएगा, क्या करवाई जाती है? गोद भराई। इस संस्कार के द्वारा गर्भ स्त्री को बुरी या मंगलकारी जो बुरी आत्माएं होती, शक्तियां होती है, उससे क्या किया जाता है? बचाया जाता है। याद रखिएगा, इसे मारवाड़ क्षेत्र में अगरणी भी कहा जाता है। ये देखिए, यहां पर एक शब्दावलियां बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां पर एक शब्द आया है अगरणी। याद रखिएगा, अगरणी क्या है? अगरणी सीमंतोन्नयन जो रीति रिवाज है, उसी को मारवाड़ में क्या कहा जाता है? अगरणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगरणी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जात कर्म। याद रखिएगा, चौथा क्या है? जात कर्म। क्या होता है जात कर्म? देखिएगा, शिशु के जन्म के पश्चात ये संस्कार किया जाता है। शिशु के जन्म के पश्चात ये संस्कार किया जाता है। फिर देखिएगा, इसे गुटकी देना भी कहा जाता है। गांव में कई बार देखिएगा, यहां तक कि यह भी प्रथा है कि जब बच्चा, छोटा सा बच्चा ही, कहते ना कि पूत का पैर पालने में नजर आ जाते हैं, है ना? कहा जाता है कि ये किसको चला गया है ना? और कई बार ये भी कहते हैं इसको किसने गुटकी दी है ना? तो देखिएगा, ये गुटकी देना क्या है कि जैसे ही बच्चे का जब जन्म होता है, जब पहली बार इसे किसी भोजन या यूं कहें किसी भी चीज का
यहाँ पर इसे सेवन करवाया जाता है, यहाँ तक कि इसे सबसे पहले मीठी चीज अर्थात मधु और शहद क्या किया जाता है, चटाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, गुटकी देना कहा जाता है। अब जिसके हाथ से दी जा रही है और ऐसा भी मान्यता है कि उसके लक्षण उसमें चले जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि किसकी गुटकी लगी है। देखिएगा, इसे कहा जाता है जात कर्म। देखिएगा, जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। हमने यहाँ पर 4 चीजों की बात की है। सबसे पहले आए हैं 16 संस्कार। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक शब्दावली को यहाँ पर हम बारीकी से देखने वाले हैं। 16 संस्कार, जिसमें सबसे पहला था गर्भाधान। गर्भाधान के अंदर एक शब्द याद रखिएगा, बदूरात। ये शब्द कहां प्रचलित है, मेवाड़ के अंदर क्या है मेरे लाडलों, प्रचलित है। याद रखिएगा, नाम क्या है, बदूरात। नेक्स्ट है 2 नंबर पे देखिएगा पुष्वन संस्कार। पुष्वन संस्कार जो है पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। और समय की अगर बात करें तो गर्भ धारण के 3रे महीने में, याद रखिएगा कौन से महीने में, 3रे महीने में। लेकिन चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र होना जरूरी है। कौन सा नक्षत्र होना जरूरी है, पुष्य नक्षत्र होना जरूरी है। फिर देखिएगा, फिर आ जाता है 3रा सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार, जिसे हम कह रहे हैं गोद भरई। कौन सी भरई, गोद भरई। अर्थात अब यहां पर कहीं ना कहीं हम इस जो गर्भवती है उसे हम सीमा पार करवा रहे हैं, यानी क्या करवा रहे, गोद भरई। और सीमा जब पार करवाएंगे तो यहां पर बुरी आत्माओं से बचाने के लिए, बुरी शक्तियों से बचाने के लिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, गोद भराई कर रहे हैं। ये कब किया जा रहा है, 6वें माह में। याद रखिएगा, ये कब किया जा रहा है, 6वें माह में किया जाता है। फिर देखिएगा 9वें महीने में बच्चे का क्या हो गया, जन्म हो गया। और जन्म के तुरंत बाद एक संस्कार होता है, वो होता है जात कर्म संस्कार। याद रखिएगा, 4था संस्कार क्या होता है मेरे लाडलों, जात संस्कार होता है। जिसमें क्या होता है, इसमें गुटकी देते हैं। क्या देते हैं, गुटकी देते हैं। ये लीजिए भैया, गुटकी। गुटका मत दे देना, है ना। देखिएगा क्या दिया जाता है, गुटकी दी जाती है ना। और गुटकी के अंदर याद रखिएगा मीठा शहद या मधु क्या किया जाता है, चटाया जाता है। ये आपको याद रखना है। यहां पर देखिएगा, पहला क्या था, गर्भाधान, दूसरा पुष्यवन, तीसरा सीमंतो, है ना। गर्भाधान गर्भ धारण किया, पुष्यवन पुत्र की कामना के लिए है, सीमोनयन सीमा से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, है ना। और चौथा हो जाता है आपका जात कर्म, यानी किस जात में उसने जन्म लिया, किस कुल में उसने जन्म लिया। और यहां पर क्या चटाया जाता है, शहद चटाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है नामकरण। अब देखिए, छोटा बच्चा जन्मते सबसे ज्यादा समस्या कहां आती है, अब इसका नाम क्या रखें, है ना। कोई क्या कहता है, कोई बाबू कहता है, कोई क्या कहता है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले यानी जन्म के बाद अगर कोई दूसरा संस्कार आता है तो वो आ जाता है आपका नामकरण आ जाता है। देखिएगा, कोई गोलू कहता है, कोई मोलू कहता है, कोई बाबू कहता है ना। अभी तक कोई नाम नहीं रखा। ये संस्कार जन्म के 10वें 12वें दिन किया जाता है और बच्चे का नामकरण किया जाता है। याद रखिएगा। और इस दिन पहली बार क्या होता है, इसे बार भी निकाला जाता है। नामकरण जब होगा, और इसी को यहां कहा जाता है नावण। क्या कहा जाता है, नावण कहा जाता है। ये देखिएगा, अब इसमें होता क्या है, नावण के साथ साथ कई बार नावण के अंदर भी सूरज पूजन करवा दिया जाता है। देखिएगा, नेक्स्ट है निष्कर्मण। 3 माह बाद, कितने माह बाद, 3 माह बाद।
यानी बच्चे के जन्म के बाद की बात हो रही है। गर्भ धारण के 3 महीने बाद एक संस्कार होता है जिसका नाम होता है पुष्यवन, है ना। और यहां पर एक होता है निष्कर्मण। इसमें बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। घर से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है पहली बार। इसे जलवा पूजन या कुआ पूजन कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जब नामकरण हुआ था 10वें या 12वें दिन, और कई बार ये भी आता है कि तिथियों में अगर कुछ समस्याएं आ जाए तो यहां पर देखिएगा 21 दिन बाद भी होता है, 27 दिन बाद भी होता है, और इसे कहा जाता है, नामकरण को नावण कहा जाता है। और इसे ही सूर्य पूजन भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सूर्य पूजन। यानी यहां पर सुबह सुबह सूर्य की रोशनी दिखाई जाती है, और यानी यूं कहें कि बच्चे को पहली बार अपने ही कमरे से बाहर निकाला जाता है, घर से बाहर नहीं निकाला जाता, याद रखिएगा। और इस समय क्या होता है कि इस समय पीला ओढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? पीला ओढ़ाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, यहां से महत्वपूर्ण होने वाला है, ये वस्त्र महत्वपूर्ण होंगे। देखिएगा, देखिएगा, नामकरण कब होता है? जन्म के 10वें या 12वें दिन। याद रखिएगा, जन्म के कौन से दिन होता है? 10वें या 12वें दिन होता है। फिर देखिएगा, नामकरण में क्या होता है? नाम रखा जाता है। और क्या होता है? सूर्य का पूजन करवाया जाता है। पूजन करवाया जाता है। फिर देखिएगा, पीहर पक्ष द्वारा, याद रखिएगा, पीहर पक्ष द्वारा पीली ओढ़नी लाई जाती। पीली ओढ़नी पहनाई या ओढ़ाई जाती। याद रखिएगा, कौन सी ओढ़नी ओढ़ाई जाती है? पीली ओढ़नी ओढ़ाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि जब पुत्री का जन्म हो, पुत्री का जन्म हो, उस समय एक जो पोमचा होता है, क्या होता है? पोमचा। देखिएगा, विशेष प्रकार की जो ओढ़नी होती है पोमचा, पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा उड़ाया जाता है। याद रखिएगा, गुलाबी पोमचा उड़ाया जाता है। लेकिन पुत्र के जन्म की अगर बात करें मेरे लाडलों, तो याद रखिएगा कि पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा उड़ाया जाता है। पीला पोमचा उड़ाया जाता है। याद रखिएगा, क्या उड़ाया जाता है? पीला पोमचा उड़ाया जाता है। ये आपको याद यहां पर रखने हैं, क्योंकि इन दोनों पोमचे का संबंध कहीं ना कहीं इस नामकरण संस्कार के दिन से है, इसलिए आपको याद रखना है। देखिएगा, ये पोमचा सबसे अधिक कहां प्रसिद्ध है? शेखावाटी में प्रचलित है। शेखावाटी में क्या है मेरे लाडलों? प्रचलित है। याद रखिएगा, पीला पोमचा। और याद रखिए कि पटोदा का लूगड़ा लक्ष्मणगढ़ का प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कहां का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़ सीकर का क्या है मेरे लाडलों? प्रसिद्ध है। ये याद रखिएगा। देखिएगा, तो यहां पर इंपोर्टेंट है नामकरण, है ना। नामकरण कब आता है? 10वें और 12वें दिन आता है। लेकिन सबसे अधिक इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये पूछे जा सकते हैं कि पुत्री के जन्म पर क्या उड़ाया जाता है? गुलाबी पोमचा, और पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है कि यहां पर निष्कर्मण संस्कार। देखिएगा, निष्कर्मण संस्कार क्या होता है? निष्कर्मण संस्कार, सबसे पहले बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के तुरंत बाद ही यहां पर एक संस्कार हुआ था, गुटकी देना। कौन सा हुआ था? गुटकी देना, जिसमें शहद चटाया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि 9 या 10 या 12 दिन बाद नामकरण संस्कार होगा, जिसमें पुत्री होने पर तो क्या उड़ाया जाता है? गुलाबी पोमचा उड़ाया जाता है। और पुत्र के जन्म पर क्या उड़ाया जाता है? पीला पोमचा उड़ाया जाता है। याद रखिएगा, है ना। और अब एक संस्कार आता है 3 महीने बाद।
अर्थात अब बच्चा जो है, नवजात जो शिशु है, कितने महीने का हो गया है? 3 महीने का हो गया है। और 3 महीने के होने पर उसे पहली बार निष्क्रमण, याद रखिएगा, अब निवास स्थान से क्या किया जा रहा है? बाहर निकाला जाता है और उसे जलवा पूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलवा पूजन। देखिएगा, इसमें बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, जलवा पूजन या कुआं पूजन कहते हैं। नजदीक में ही जो कुआं है वहां पर जाकर के क्या किया जाता है? पूजन किया जाता है। जलवा पूजन हमेशा शाम के समय होता है, याद रखिएगा। जलवा पूजन कब होता है? शाम के समय होता है। अब इसमें विशेष क्या है कि ये जो महिला है और जो शिशु की मां है, शिशु और मां क्या करेगी? पीला पोमचा ओढ़कर, अर्थात पीली लुगड़ी या ओढ़नी ओढ़कर, है ना, जल लेने जाएगी कुएं पर। महिलाएं भी जाएगी साथ साथ में, और वहां पर जलवा क्या होगा? पूजन होगा। यहां एक गीत गाया जाता है जिसे कहा जाता है जलवा गीत। याद रखिएगा, जलवा गीत याद रखिएगा। कब गाया जाता है? जलवा पूजन के समय गाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन क्या है? अब पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाएगा। पहली बार क्या खिलाया जाएगा? अन्न खिलाया जाएगा। तो देखिएगा कितनी शानदार यहाँ पर प्रथाएं हैं राजस्थान के अंदर। जन्म के 5वें या 6वें माह बाद पहली बार अन्न खिलाया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी या पके हुए चावल उसको पहली बार खिलाया जाता है। और यहाँ पर संस्कार का नाम क्या हो जाता है? अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा, चूड़ाकर्म संस्कार। बालक के पहले या तीसरे वर्ष में कुल देवता के यहाँ सिर के बाल चढ़ाए जाते हैं, है ना। और पहली बार क्या किया जाता है कि अब क्या हुआ कि अभी तक जो नवजात शिशु है या बालक कहेंगे अब, क्योंकि बालक के अभी तक क्या नहीं कटिंग करवाई है? बालों की कटिंग नहीं करवाई है। देखिएगा, किसी बच्चे के जो परिवार के अंदर सबसे बड़ा पुत्र होगा, सबसे बड़ा पुत्र, देखिएगा सबसे बड़ा पुत्र, उसके क्या रखा जाता है? सिर के बाल, जिन्हें क्या कहा जाता है? जड़ूला भी कहते हैं। और कभी कभी तो केवल सिंगल क्या रख देते हैं? चोटी रख दी जाती है। देखिएगा चूड़ाकर्म, पहली बार मुंडन करवाया जाता है, अन्य नाम जुड़ला मुंडन संस्कार या चूड़ाकरण कहा जाता है। लेकिन यह समय याद रखिएगा, पहले वर्ष भी हो सकता है, तीसरे वर्ष भी होता है, और कहीं कहीं पर 5 वर्ष के होने पर भी किया जाता है, याद रखिएगा। अगला आता है कर्णवेद। कर्ण का अर्थ यहाँ पर कान से है, कानों को छिदवाना। देखिएगा, बच्चे के 3 या 5 वर्ष पूर्व होने पर कानों में छेद करके बाली या कुंडल डाल दिए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कर्णवेद कहा जाता है। फिर देखिएगा विद्या आरंभ। अब बच्चा यहाँ पर 4-5 वर्ष का हो चुका है, अब इसकी क्या होगी? स्कूली शिक्षा क्या हो जाएगी? प्रारंभ हो जाएगी। देखिएगा देखिएगा दोस्तों, 10वां संस्कार जो है वो है विद्या आरंभ। ये कब होता है कि बालक के 5 वर्ष पूर्व होने पर गुरुकुल में उसे गुरु के पास
ज्ञान करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? ज्ञान करवाया जाता है। और यहां से इसका विद्या क्या हो जाती है? आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है उपनयन संस्कार। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर हमने चार को एक साथ पढ़ा था। गर्भाधान, फिर उसके बाद पुष्य नयन संस्कार, सीमंतोनयन और गोद भरई, है ना। पांचवा जो पढ़ा हमने वो पढ़ा था नामकरण। नामकरण के बाद निष्कर्मण, और निष्कर्मण के बाद अन्नप्राशन। फिर देखिएगा, आठवां था चूड़ाकर्म, और चूड़ाकर्म के बाद क्या आया था? कर्णवेद, और कर्णवेद के बाद 10वें में आ जाता है विद्या आरंभ। क्या आ जाता है? विद्या आरंभ। अब आ जाता है उपनयन संस्कार। ठीक है, कौन सा आता है? उपनयन संस्कार। इसे ऐसे समझे, देखिएगा, सबसे पहले गर्भधारण। देखिएगा, गर्भधारण के बाद पुष्य नयन संस्कार, और पुष्य नयन संस्कार के बाद सीमांतोनयन संस्कार, सीमा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। फिर देखिएगा, चौथा संस्कार गुटकी देना। अब यहां पर बच्चे का क्या हो चुका है? जन्म हो चुका है ना। और जन्म के 2-3 दिन घंटे बाद या उसी दिन या दूसरे दिन क्या दिया जाती है? गुटकी दी जाती है। इसमें क्या होगा? शहद चटाया जाएगा। फिर देखिएगा, जन्म के 9 या 12 दिन बाद एक संस्कार होगा, उसका नाम था नामकरण। नाम क्या हो जाएगा? नामकरण। ठीक है। फिर देखिएगा, फिर 3 महीने बाद, 3 महीने बाद जलवा पूजन होगा। क्या हो जाएगा? जलवा पूजन, कुआ पूजन होगा। और उसके 6 माह बाद फिर देखिएगा, 3 वर्ष या 5 वर्ष में एक संस्कार होता है जिसका नाम है चूड़ाकर्म। क्या हो जाता है? चूड़ाकर्म। यहां पर जड़ूला जिसे कहा जाता है। और जैसे ही 5 या 6 वर्ष का होगा, उनकी बच्चे की क्या आरंभ हो जाएगी? विद्या आरंभ हो जाएगी। क्या आरंभ हो जाएगी? विद्या प्रारंभ हो जाती है। और उसे गुरुकुल में यहां पर क्या दिया जाता है? एडमिशन करवाया जाता है। अब एडमिशन करवाने के बाद वो बच्चा गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करेगा। याद रखिएगा, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करेगा। जब से ये ज्ञान प्राप्ति शुरू हो जाएगी, उस संस्कार को कहा जाता है उपनयन संस्कार। देखिएगा, ये देखिएगा, उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है समीप ले जाना या समीप बैठना। इसका प्रचलन ब्राह्मण वर्ग में विशेष रूप से होता है। याद रखिएगा, उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार के बालक को गुरुकुल में गुरु के पास बिठाया जाता है। इस प्रकार इस संस्कार के साथ बालक क्या बन जाता है? ब्रह्मचर्य बन जाता है, ब्रह्माश्रम में चला जाता है। कौन से आश्रम में चला गया? ब्रह्मचर्य आश्रम। देखिएगा, कौन से आश्रम में? ब्रह्मचर्य आश्रम में। दोस्तों याद रखिएगा कि कुल आश्रम कितने बता रखे हैं हिंदू धर्म के अंदर, तो देखिएगा 4 आश्रम होते हैं। कितने आश्रम होते हैं? 4। याद रखिएगा, कितने आश्रम होते हैं? 4। देखिएगा, यहां पे एक ट्रिक्स याद रखिएगा कि अभी तो मुझे पढ़ाई करने दो, आश्रम वाश्रम सब क्या है? बकवास है। बे से याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम।
गे से याद रखिएगा गृहस्थ आश्रम, वा से याद रखिएगा वानप्रस्थ आश्रम, और से याद रखिएगा संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। तो देखिएगा यहां पर आश्रमों की जब हम बात करेंगे, यहां 25-25 वर्षों का, यानी 0 से लेकर 25 वर्ष, यानी 5 वर्ष के बालक से लेकर के 25 वर्ष की जो आयु है, ये क्या कहला रही है? ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाती है। और 25 से लेकर 50 तक, 25 से 50 तक ये क्या कहलाती है? गृहस्थ आश्रम कहलाता है। और 50 से लेकर के 75 वर्ष की आयु तक क्या कहलाता है? वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। और 75 से लेकर के 100 वर्ष या मृत्यु तक क्या कहलाता है? संन्यास आश्रम कहलाता है। तो यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम की जो शुरुआत है वो उपनयन संस्कार से मानी जाती है। कौन से संस्कार से मानी जाती है? उपनयन संस्कार से मानी जाती है। तो देखिएगा सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरंभ 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरंभ 2.0। नेक्स्ट आता है वेदा आरंभ। अब सबसे पहले जब एडमिशन हुआ उस समय होता है विद्या आरंभ। क्या होता है? विद्या आरंभ। विद्या आरंभ के बाद अब उस बच्चे को किताबें दिलाई जाती, बैग दे दिया गया, ड्रेस दिलवा दी गई। अब वो पढ़ने गया पहली क्लास, है ना, फर्स्ट बार क्लास में गया और गुरु के पास बैठकर क्या कर रहा है? शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ज्ञान प्राप्ति कर रहा है। उसके जनेऊ भी क्या कर दी गई? धारण कर ली गई। इस संस्कार को नाम क्या दिया गया? उपनयन संस्कार नाम दिया गया। अब देखेगा उपनयन संस्कार जैसे हुआ वो एक आश्रम में प्रवेश कर जाता है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम है। और अब क्या हुआ? उनकी जो सिलेबस है वो वहां पर क्या हो गया? अब शुरू हो गया। पहला पाठ प्रारंभ हो चुका है जिसे कह रहे हैं वेदारंभ। वेदों का प्रारंभ कर दिया गया। इसमें बालक गुरु के समीप बैठकर वेदों का क्या करता है? अध्ययन करता है। नेक्स्ट देखिएगा केशांत। ये देखिएगा केशांत। केस का अर्थ यहां पर बालों से है। केस का अर्थ किससे है? बालों से है। देखिएगा बालों से है। सबसे पहले बालों का एक संबंध आया था चूड़ाकर्म, यानी जब यहाँ पर बच्चों को क्या रखा था? यहाँ पर बाल रखे गए थे जिसे चोटी या जुड़ला कह रहे थे, है ना, 5-6 वर्ष के अंदर। अब यहाँ पर एक आया है केशांत। ये संस्कार 16 वर्ष की आयु में अर्थात यौवनावस्था में पहली बार दाढ़ी मूछ क्या की जाती है? काटी जाती है, जिसे क्या कहा जा रहा है? केशांत कहा जा रहा है। केशों का अंत किया जाएगा। केशों का क्या किया जाएगा? अंत किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है समाप वर्तन। एक था सीमो वर्तन, ये क्या है? समाप वर्तन। समाप वर्तन का अर्थ यहां पर कहीं ना कहीं सिलेबस पूरा होने से है। यहां पर शिक्षा क्या हो जाती है? शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। शिक्षा क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। देखिएगा गुरुकुल से घर की ओर लौटना, बालक का गुरुकुल से घर की ओर लौटना अर्थात शिक्षा पूरी होने के बाद बालक क्या करेगा? गुरुकुल से कहां चला जाएगा? घर पर चला जाएगा। और जब गुरुकुल में बालक की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब विद्यार्थी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता था। आज भी ऐसा होता है कि जैसे कई बार होता ना कि 8वीं बोर्ड होती है तो 8वीं बोर्ड, मान लो कोई स्कूल 8वीं तक है तो वहां पर ये प्रथा होती है जिसमें गुरु फिर क्या होता है? उनको विदाई दी जाती है बच्चों को, है ना। और बच्चे क्या करते हैं? गुरु के लिए गुरु दक्षिणा देते हैं। कोई नारियल भेंट करता है, कोई किताब भेंट करता है। तो देखिएगा जब गुरुकुल बालक की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो विद्यार्थी अपने गुरु को क्या देते हैं? गुरु दक्षिणा देकर के आशीर्वाद लेता था। क्या लेता था? आशीर्वाद लेता था।
और स्नान करके घर की ओर लौटता था। और जब ये स्नान किया जाता था, देखिएगा, जब ये स्नान किया जाता था तो स्नान करने के बाद ये विद्यार्थी क्या कहलाता था? स्नातक कहा जाता था। तो यहां पर स्नातक का अर्थ केवल एक डिग्री से नहीं है ना? तो याद रखिएगा, एक उपाधि से नहीं है। स्नातक का अर्थ यहां पर गुरु का आशीर्वाद लेने से पहले जो स्नान किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? स्नातक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नातक कहा जाता है। देखिएगा, अतः इसी संस्कार के बाद व्यक्ति कौन से आश्रम में आ जाता है? गृहस्थ आश्रम में आ जाता है। अर्थात अब बच्चा 25 वर्ष का हो चुका है, यानी अब ये जो पुरुष की श्रेणी में आ गया है। ये व्यक्ति कितने वर्ष का हो चुका है? तो ये व्यक्ति हो चुका है 25 वर्ष का। कितने वर्ष के हो चुके हैं? 25 वर्ष के हो चुके हैं। तो देखिएगा, हम यहां पर जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा पूरी देखने वाले हैं। अब क्या होगा? अब पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई है ना? अब आपको पता ही है, बहुत से फ्रेंड इसका वेट भी कर रहे हैं कि कब इसकी पढ़ाई पूरी हो और हम भी नाचेंगे, हम भी इसके क्या करेंगे? शादी में नाचेंगे। अब हो जाएगा विवाह। होता क्या है? विवाह। गृहस्थ आश्रम जब जैसे ही विवाह हुआ, याद रखिएगा, जैसे ही विवाह हुआ वो कौन से आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, है ना? कई बार दोस्त लोग कहते हैं कुछ बदला बदला सा अब लगता है, क्योंकि कौन से आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं? गृहस्थ आश्रम में क्या कर चुके हैं? प्रवेश कर चुके हैं। देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है अंत्येष्टि संस्कार। देखिएगा, बड़ा दुख भरा संस्कार है ये अंत्येष्टि संस्कार। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के समय ये संस्कार किया जाता है। इसे अंतिम संस्कार भी कहते हैं दोस्तों। देखिएगा, ये व्यक्ति के जीवन का क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है। तो ये 16 संस्कार इस प्रकार से थे, है ना? तो देखिएगा, ये पूरी एक यात्रा थी जो गर्भाधान से लेकर के कहां तक चलती है? अंत्येष्टि संस्कार तक चलती है, जिसे हमने जन्म से रिलेटेड करके हमने यहां पर पढ़ा है, यानी जन्म से संबंधित रीतियां पढ़ी है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाता है विवाह से संबंधित रीति रिवाज। देखिएगा, विवाह से संबंधित सबसे पहले आ जाती है सगाई, है ना? सबसे पहले क्या आ जाती है? सगाई। एक तरीके से ये प्री एग्जाम है दोस्तों। कौन सा एग्जाम है? प्री एग्जाम है। देखिएगा, सबसे पहले क्या हुई है? सगाई हुई है। सबसे पहले क्या हुई दोस्तों? सगाई। और इस सगाई के अंदर क्या होता है कि लड़की या कन्या के लिए उचित वर ढूंढना और ढूंढ के उसे रोकना कि ये लड़का हमारे लिए रखिए, हमारी लड़की के लिए फिक्स कर लीजिए, उसे कहा जाता है सगाई कहा जाता है। इसमें लड़के के होने वाले ससुर जी क्या करेंगे? तो देखिएगा, मान लेते हैं, देखिएगा, मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम है जेठालाल। आपका अपना एक ही लाल, जिनका नाम क्या है? जेठालाल। ठीक है। ये एक कन्या है जिसका नाम है दया। क्या नाम है? दया नाम है ना? अब देखिएगा, दया के घर वालों ने क्या किया? एक उचित इसके लिए एक वर ढूंढा जिसका नाम क्या है? जेठालाल है। और जेठालाल की यहां पर पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, और ये यूं कहें ये स्नातक हो चुके हैं, क्योंकि स्नान करके इन्होंने गुरु दक्षिणा और गुरु का क्या ले लिया था? आशीर्वाद ले लिया था। अब देखिएगा कि ये जो दया है इनके पिता के द्वारा, है ना? इनके पिता के द्वारा। देखिएगा, अब होगा क्या कि यहां पर ये जो जेठालाल और इनके परिवार वाले लड़की देखने गए और इसे देखा था, इन्होंने देखा था, दया को देखा, और दया को देखने के बाद पसंद कर लिया गया। और अब होगा क्या, जो दया के पिता है अर्थात जेठालाल के ससुर जी है, वो यहां पर क्या करेंगे? इनको नारियल देंगे। क्या देंगे? नारियल। और 1 रुपये दिया जाएगा। कितना रुपये? 1 रुपये। इसे कहा जाता है
जोड़ भरना, क्या कहा जाता है, जोड़ भरना। तो यहां पर कहीं ना कहीं इस सगाई को क्या मान लिया जाता है, फिक्स मान लिया जाता है कि अब तो तय हो गया कि अब कौन कौन यहां पर शादी कर सकते हैं। तो जेठालाल और दया क्या कर सकती है, शादी कर सकती है। देखिएगा, देखिएगा ये होती सगाई। वागड़ क्षेत्र में सगाई को टेवलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेवलिया, या सगपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे लाडलो, सगपण कहा जाता है। कहां पर कहा जाता है, वागड़ क्षेत्र में कहा जाता है, अर्थात डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंझारी। सिंझारी क्या है, श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण के कृष्ण पक्ष की तीज पर इस दिन कन्या वधू के लिए सामान भेजा जाता है। अब देखिएगा, सगाई हो चुकी है और सगाई फिक्स हो चुकी है, यानी यहां पर कहीं ना कहीं समझौता हो गया कि हाँ, कि अब हम क्या कर देंगे, इनकी शादी कर देंगे। लेकिन श्रावण के महीने में जो तीज आती है, श्रावण के महीने में जो तीज आती है, उस तीज पर कन्या जो वधू है उसके लिए क्या भेजे जाते हैं, सामान भेजा जाता है, यानी यूं कहेंगे श्रृंगार की सामग्री। दोस्तों याद रखिएगा कि श्रृंगार की क्या भेजी जाती है, सामग्री भेजी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, सिंझारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंझारी कहा जाता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, देखेगा। अब आ जाता है टीका या तिलक। देखिएगा, सगाई हो चुकी है, क्या हो चुकी है, सगाई। और सगाई के बाद देखिएगा, श्रावण के महीने में क्या भेज दिया गया, सिंझारा भेज दिया गया। क्या भेज दिया गया, सिंझारा भेज दिया गया। यहां पर क्या हो गई है, सगाई हो गई है। देखिएगा, सगाई संबंध तय हो जाने पर वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से सुंदर सुंदर और कपड़े, आभूषण और मिठाइयां और फल आदि वधू के घर पर भेज दी जाती है। और वधू को चौक में बिठाकर, देखिएगा, वधू को क्या करेंगे, चौक में बिठाएंगे, वधू के घर पे ही, है ना। यहां पर चौक में बिठाकर उनकी गोद में फल की क्या दी जाती है, टोकरी, आभूषण और कपड़े रखे जाते, जिसे क्या कहा जा रहा है, गोद भराई कहा जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जन्म से संबंधित भी एक गोद भराई आती है, और यहां पर देखिएगा इसे भी क्या कहा जा रहा है, गोद भराई। इसे सगाई पक्की होना भी कहा जाता है ना। और केवल कच्ची सगाई कौन सी थी, नारियल डाल दिया था, और केवल सिंगल कितना रुपए दिया गया था, 1 रुपए दिया गया था, ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था, है ना। तो देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर आभूषण भी है, कपड़े भी है। अब देखिएगा, आभूषण में क्या क्या होगा। प्रचलन की बात करें तो 5 आभूषण दिए जाते हैं, 5 आभूषण दिए जाते हैं, जिसमें कुछ सोने के हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं, चांदी के होते हैं। विशेष तौर पर बिछिया, पायल, अंगूठी, ये विशेष तौर पर यहां पर ये क्या किया जाता है, इस समय दिए जाते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट है चिकनी कोतली। नेक्स्ट क्या है, चिकनी कोतली। देखिएगा, सगाई के पश्चात वर पक्ष की ओर से, यानी अब सगाई हो चुकी है और सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से लिए जाने वाले गहने, कपड़े, मिठाई आदि दिए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, चिकनी कोथड़ी कहा जाता है। यानी सगाई अब पक्की हो गई और अब आभूषण जिस थैली के अंदर डाल के दे रहे, उस कोथड़ी को क्या कहेंगे, चिकनी कोतली है। अर्थात इसको हर कोई हाथ नहीं लगा सकता, है ना, क्योंकि अब ये कोतली किसकी हो गई है, होने वाली वधू की हो गई है। याद रखिएगा। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाता है सवाल। देखिएगा दोस्तों, इसे एक एक करके यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले
हमने यहां पर पढ़ा है विवाह से संबंधित संस्कार। विवाह से संबंधित संस्कार देखिएगा, सबसे पहले होगा क्या कि जैसे ही यहां पर विद्यार्थी की पढ़ाई पूरी होगी और उस समय था 25 वर्ष, अर्थात बालक कितने वर्ष का हो गया, युवा 25 वर्ष का हो गया था। तो देखिएगा सबसे पहले आया था सगाई, सगाई करना, सगाई करना, और सगाई करने के बाद आया है यहां पर देखिएगा गोद भराई। गोद भराई के बाद सांझैया, सजने की वस्तु यहां पर तीज पर क्या की जाती है, भेंट की जाती है। फिर देखिएगा चिकनी कोथली, और चिकनी कोथली में क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। यहां तक क्या हो गया है, मामला बैठ गया है। अब क्या है कि केवल और केवल अब वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को अब क्या भेजा जाएगा, नारियल भेजा जाएगा कि आपको कब लाना है, कब लानी है बारात। तो देखिएगा यहां पर ये कच्ची सगाई है और यहां पर क्या है, पक्की सगाई है ना। अब देखिएगा अब यहां पर क्या होगा, विवाह शादी समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सबसे पहले पंडित के द्वारा क्या लिखा जाएगा, यहां पर तिथि निकाली जाएगी कि किस दिन विवाह किया जाएगा। तो जो विवाह का जो समय है एक पीले कागज पर लिखा जाएगा। यहां पर कौन से पक्ष के द्वारा, तो देखिएगा वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को लिखा जाएगा, वर पक्ष को लिखा जाएगा और वर के यहां पर घर पर भेजा जाएगा, जिसे क्या कहा जा रहा है, सावा कहा जा रहा है। देखिएगा सावा, पंडित जी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकालते हैं, है ना। फिर देखिए लग्न पत्रिका, पंडित जी द्वारा विवाह जो तारीख तय करते हैं वो उसके अनुसार कन्या पक्ष की ओर से एक पीले कागज के अंदर नारियल भिजवाया जाता है। फिर देखिएगा इसे पीली चिट्ठी या विवाह का क्या ले लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है। याद रखिएगा कि विवाह अब रुकेगा नहीं। देखिएगा नेक्स्ट है कुमकुम पत्री। देखिएगा एक होता है संकल्प पत्र और एक होती है कुमकुम पत्री। कुमकुम पत्री देखिएगा ये संकल्प जो पत्र है वो केवल कहां भेजा जा रहा है, वर पक्ष को भेजा जा रहा है और भेजते कौन है, वधु पक्ष वाले। इसके अंदर टाइम टेबल बनाया जाएगा, है ना, कि कब आनी है बारात, कितनी बजे आएगी, कितनी तारीख को आएगी और कितने जने आएंगे, है ना। तो देखिएगा अब ये क्या हुआ कि वर और वधु पक्ष के द्वारा अपने रिश्तेदारों या मित्रों को अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए जो कार्ड छपवाए जाएंगे उसे क्या कह रहे हैं, कुमकुम पत्री कहते हैं। तो याद रखिएगा कुमकुम पत्री सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करके प्रारंभ की जाती है ना। सबसे पहला निमंत्रण हम किसे देंगे, विनायक जी को देंगे। विवाह पर आमंत्रित करने के लिए ये क्या होता है, न्योता देते हैं। अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों, मित्रों और इष्ट देवताओं के लिए क्या बनाई जाती है, कुमकुम पत्री बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा इकतई। इकतई क्या है, निकासी के दिन पहले जाने वाले कपड़े जिनका नाप दर्जी शुभ मुहूर्त में लेता है। देखिएगा जब बारात निकलेगी उससे पहले दुल्हन के जो कपड़े हैं उनको दर्जी के पास यहां पर सिलवाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में। कौन से मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इकतई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकतई कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर छात। क्या होता है छात, विवाह में नाई के द्वारा, विवाह में नाई के द्वारा किया जाने वाला दस्तूर,
है ना। देखिएगा फेशियल वगैरह करेंगे, है ना, बालों की कटिंग, दाढ़ी मूछ सब एक्यूरेट, बिल्कुल दूल्हे को सजाया जाएगा किसके द्वारा, नाई के द्वारा। जो दस्तूर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, छात कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बान बिठाना। देखिएगा क्या होता है बान बिठाना। सबसे पहले घर में क्या आ गया, सावा आ गया, है ना। सावा क्या है, सावा वे पत्र है, वे कागज है जिस पर विवाह की समय सारणी होती है ना, समय क्या होती है, सारणी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या छपाई हमने, कुमकुम पत्रिका छपाई थी। क्या छपाई है, कुमकुम पत्रिका। और सबसे पहले हमने किसको बुलाया है, विनायक जी को दी है। यानी यहां पर सबसे पहले हमने न्योता या निमंत्रण किसको भेजा है, विनायक जी को भेजा है। फिर देखेगा रिश्तेदार मित्रों को, है ना। उसके बाद देखेगा दर्जी को कपड़े सिलवाएंगे, नाई की छात प्रथा होगी, और अब होगा यहां पर देखिएगा, अब क्या होगा, बान बिठाना। बान बिठाना देखिएगा। अब यहां पर क्या होगा कि विनायक स्थापना होगी, विनायक स्थापना होगी। इस दिन से क्या होगा कि इस दिन से ही अब दुल्हा और दुल्हन जो है उनके यहां पर यूं कहेंगे कि एक प्रथा होगी जिसमें सौंदर्य से संबंधित, याद रखिएगा सौंदर्य से क्या होगी, संबंधित होगी। यानी इस दिन से उनके क्या चढ़ जाएगा, तेल चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, तेल, जिसमें क्या होगा, मेहंदी और पीठी जैसे संस्कार किए जाएंगे। देखिएगा विवाह के 3 दिन बाद या 5 दिन बाद, याद रखिएगा विवाह के 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन या 9 दिन, देखिएगा या 11 दिन विनायक स्थापना की जाती है ना। कि इस दिन क्या की जाती है, विनायक स्थापना। अन्य नाम पाठ बैठना। अब दुल्हा क्या बैठ चुका है, पाठ बैठ चुका है ना, जिसे क्या कहते हैं, विनायक स्थापना। इसी दिन से पीठी लगाई जाती है, हल्दी गोलकर उबटन बनाया जाता है ना। नेक्स्ट है काकण डोरा। देखिएगा अब होता क्या है कि इसी दिन रात को विवाह के समय बिंदोली वर और वधू के द्वारा दाहिने हाथ में, है ना, दाहिने हाथ में और पांव में एक धागा बांधा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, काकण डोरा कहा जाता है। काकण डोरा कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा भात नूतना या बत्तीसी नूतना। अब होगा क्या कि वर या वधू की मां, माता जी है ना, माता, वो अपने भाई को अपने पीहर पक्ष को निमंत्रण देने के लिए क्या करेंगे कि ताकि मायरा लेके आएंगे, भाई मामेरा लेके आएंगे, तो उनके यहां पर जाएगी और उन्हें यहां क्या दिया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा, जिसे क्या कहा जा रहा है, भात नूतना या बत्तीसी नूतना। वर पक्ष या वधू पक्ष की माताएं अपने पीहर पक्ष को शादी में आने का क्या देती है, निमंत्रण देती है। नेक्स्ट देखिएगा भात भरना या मायरा भरना। वर वधू के ननिहाल पक्ष के द्वारा विवाह के दौरान जो कपड़े लाए जाते हैं, गहने लेकर आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भात भरना या मायरा भरना कहा जाता है। नोट, मामा अपनी भाणजी के लिए मामा चुंदड़ लाते, याद रखिएगा कौन सी चुंदड़ लाते हैं, मामा चुंदड़ लाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राती जगह, है ना। नेक्स्ट क्या है, राती जगह। देखिएगा बहुत से लोग तो इसी दिन का वेट करते हैं, है ना। इस दिन क्या करेंगे कि पूरी रात डांस करेंगे, है ना। आज मेरे यार की क्या है, शादी है ना, मुझे कोई नहीं रोक सकता आज तो, है ना, नाचने से। देखिएगा बारात जाने के एक दिन पहले, बारात जाने के एक दिन पहले वर के यहां पर रात भर क्या होता है, जागरण होता है, नाच गान होता है ना, प्रोग्राम होता है। इस दिन रात्रि भोज की व्यवस्था भी होती है कि आप
को भोजन भी यही करना है ना, तो देखिएगा, और डांस भी यही करना है, जिसे कहा जाता है मेल कहा जाता है। दोस्तों जब भी ये मेल शब्द आ जाए तो मेल शब्द से याद रखना, ये मेन मेन फीमेल नहीं, मेल है ना, याद रखिएगा, मेल माने मेल, पुरुष की शादी में ये होता है। राती जगह का अंतिम गीत, देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर देवी देवताओं के लिए एक पूरी रात भर किसी भी देवता का दीपक जलाकर रात भर जब महिलाएं गीत गाती है उसे कहा जाता है राती जगह। क्या कहा जाता है? राती जगह। और उस राती जगह का जो अंतिम गीत है वो क्या कहलाता है? कुकड़ा गीत कहलाता है, जो कि महिलाएं प्रातः समय गाती है। नेक्स्ट देखिएगा, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। बिंदोड़ा क्या है? बिंदोरा या बिंदोड़ा, देखिएगा अब क्या होगा कि विवाह होने से पहले और विन्याक बैठने के बीच में जब भी आस पड़ोस के लोग वर या वधू को, दोनों ही पक्ष के हो सकते हैं, उनको खाने पर इनवाइट करते हैं, खाने के लिए क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं, और वो वर या वधू वहां जाकर के अपने प्रिय के वहां पर क्या करते हैं? खाना खाते। उस समय गीत गाए जाते हैं, है ना, नृत्य किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बिंदोड़ा या बिंदोरा कहा जाता है। वर एवं वधू के रिश्तेदार मित्र गणों द्वारा अपने घर पर भोजन करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं मेरे लाडलों? बिंदोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदोड़ा कहते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मण बिंदोड़े का क्या है? प्रचलन है। सबसे पहले किसको जिमाया जाता है? ब्राह्मण को जिमाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, चाक पूजन। क्या होता है चाक? तो देखिएगा, चाक होता है कुम्हार जिस पहिए पर, याद रखिएगा, जिस पहिए पर मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहा जाता है? चाक कहा जाता है। इस चाक की भी क्या की जाएगी? पूजा की जाएगी। देखिएगा, इस चाक की क्या की जाएगी? पूजा। विवाह से पहले वर एवं वधू के द्वारा, याद रखिएगा कि वर एवं वधू के घर की महिलाएं गाजे बाजे के साथ कुमार के घर जाती है और घर जाकर के उस चाक की क्या करेगी? पूजा करेगी, और यहीं से क्या लेके आ जाएगी? कलश लेके आएगी, जिसे क्या कहा जाता है? कलश पूजन या चाक पूजन कहते हैं। फिर देखिएगा, इन्हें घर पर दामाद या जवाई के द्वारा उतारा जाता है ना। यहां पर मटके के ऊपर मटका रख करके लाया जाता है कुमार के घर से, जिसे उतारता कौन है? इनके घर का दामाद या जवाई उतारता है, और जवाई को बदले में क्या दिए जाते हैं? पैसे दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, जिसे कहा जाता है नेग देना। क्या देना है? नेग देना। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाता है थेपड़ी पूजन। देखिएगा, कुछ देर बाद ही अब बारात क्या करेगी? प्रस्थान करेगी, बारात रवाना होगी दुल्हन को लाने के लिए। देखिएगा, इससे पहले रोड़ी पूजन होता है। क्या होता है? रोड़ी पूजन। देखिएगा, रोड़ी पूजन, जिसे क्या कहा जाता है? थेपड़ी या गुर्रा पूजन। देखिएगा, बारात रवाना होने से पहले ही पूर्व में प्रातः काल स्त्रियों द्वारा थेपड़ी का क्या किया जाता है? पूजन किया जाता है। यह सहनशीलता और धैर्यशीलता का क्या है? प्रतीक है। पहले के समय में युद्ध मतलब विवाह करना या तोरण मारना भी एक युद्ध से कम नहीं होता था। तो यहां पर इस वर या वधू की सहनशीलता को देखा जाता था, परखा जाता था, और वो किस पूजन के द्वारा? थेपड़ी पूजन से। इसमें लोहे की चाबी या लोहे का ताकड़ा के साथ थापड़ी का क्या होता है? पूजन होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है मोड़ बांधना। अब देखिएगा, मोड़ बांधना क्या है कि जैसे ही दूल्हा तैयार होगा, दूल्हे को तैयार कौन करेंगे? दूल्हे को
तैयार करेंगे। कौन करेंगे देखिएगा, दामाद या जवाई। देखिएगा कौन करेंगे, दामाद या जवाई करेंगे। अब दूल्हा क्या पहनेगा, शेरवानी पहनेगा, और शेरवानी के साथ साथ क्या पहनेंगे, यहां पर पगड़ी पहनेंगे ना। तो देखिएगा पगड़ी पर लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, एक मोड़ लगाया जाएगा, मोड़ लगाया जाता है। वर को सजाया जाता है बहनोई, या यूं कहेंगे दामाद के द्वारा साफा बांधा जाता है। पगड़ी पर मोड़ लगाया जाता है, पगड़ी पर क्या लगाया जाता है, मोड़ लगाया जाता है। प्राचीन काल में मोड़ के स्थान पर पीपल का पत्ता भी लगाया जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा निकासी। देखिएगा अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही मोड़ बांध दिया, क्या बांध दिया है, मोड़ बांधा। मोड़ बांधने के बाद अब यहां पर बारात क्या हो जाएगी, बारात की निकासी, बारात की निकासी। अर्थात बारात अब क्या हो रही है, रवाना होने वाली, जिसे क्या कहा जा रहा है, बारात की निकासी। तो जैसे ही बारात की निकासी होगी, दूल्हा क्या करेगा, घोड़ी पर सवार होगा, घोड़ी पर क्या होगा, सवार होगा। देखिएगा ये देखिएगा निकासी। दूल्हा सजने के बाद बारात की क्या होती है, रवानगी होती, बारात की क्या हो जाती है, रवानगी हो जाती है। घोड़ी पर सवार होकर आगे भांजे को बिठाया जाता है, छोटे बच्चे को बिठाया जाता है। बारात निकासी के समय वर की माता क्या करेगी, यहां पर दूध पिलाने की क्या है, रस्म है। बारात निकासी के दौरान वर की भाभी अपने देवर की नजर उतारती हुई काजल लगाती है, क्या लगाती है, काजल लगाती है। बारात निकासी के समय दूल्हे की जो बहन है, दूल्हे की क्या है, बहन है, वो दूल्हे के पीछे खड़ी होकर के यहां पर नमक का क्या करेगी, उतारना करेगी। देखिएगा फिर देखिएगा टूटिया रस्म। अब दोस्तों बारात निकल चुकी है, ऐसा तो है नहीं कि बारात चली गई, पीछे घर के ताला लगा दिया। तो जो बूढ़े मेहमान होते हैं, या यूं कि दूल्हे की जो माँ है वो घर पे ही है। अब होगा क्या कि इतने दिन से घर में चहल पहल थी, मनोरंजन था, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर पीछे से मोहल्ले की जो महिलाएं हैं और परिवार की जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए एक रस्म अदा करती है। कोई दुल्हा बनती है और कोई नकली दुल्हन बनती है। इस प्रथा को क्या कहा जाता है, टूटिया कहा जाता है। कोई लूल्हा बनता है, कोई लंगड़ा बनता है ना। नेक्स्ट देखिएगा सामेला। अब बारात वधू के गांव पहुंच चुकी है ना। कहां पहुंच चुकी है, वधू के गांव पहुंच चुकी है। बारात का वधू के घर पहुंचने से पहले इनका क्या किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। हमारा स्वागत नहीं करोगे क्या, है ना। देखिएगा स्वागत किया जाएगा, जिसमें गांव के प्रांगण में बिठाकर बारात के डेरे को क्या किया जाता है, ठहराया जाता है। भैया ठहरो, कुछ देर और ठहरो आप, है ना, शांति रखिए। देखिएगा अन्य नाम डूमावा, मधुपर्क, आगवानी। आगवानी का अर्थ है इनके आगमन में आगवानी की जाती, मेहमानबाजी की जाती है ना। मधुपर्क, इनको यहाँ पर मीठे मीठे पानी पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है ना। यूं कहेंगे इनको हल्का सा कलेवा करवाया जाता है, नाश्ता करवाया जाता है। प्रमुख गीत सीठने या गालियां गाई जाती है। यहाँ पर क्या गाया जाता है, सीठने या क्या गाई जाती है, गालियां गाई जाती है। फिर देखिएगा तोरण मारना। अब क्या हुआ कि गांव के चौक में बारात पहुंच चुकी थी, है ना, और यहां पर मधुर पान भी हुआ, गीत वीत भी गाए थे वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा। अब बारात पहुंच गई है, वधु के घर के सामने दरवाजे पर खड़ी है बारात। देखिएगा अब यहां पर एक प्रथा होगी जिसका नाम था तोरण मारना। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रथा होती, तोरण मारना। पहले के समय में ये राजकुमार को जब पता चलता था कि वहां विवाह है, तो वो भी वहां पहुंच जाता था और यहाँ युद्ध की स्थितियां होती थी। इसलिए देखिएगा बारात वधु के घर पर पहुंचने पर घर के मुख्य दरवाजे पर लकड़ी का क्या होता है, तोरण होता है। लकड़ी का क्या होता है, ऐसा तोरण होता है। देखिएगा ऐसा क्या होता है, तोरण होता है। और यहां पर एक
जो इसकी आकृति होती है वो होती है तोते और मोर की आकृति होती है। देखिएगा, तोरण की आकृति त्रिभुजाकार भी होती है, पंचभुजा होती है, सप्तभुजा होती है, जिस पर तोते और मोर की आकृति बनी होती है। इसे मुख्य दरवाजे के ऊंचाई पर बांधा जाता है ना, मुख्य दरवाजे पर ऊंचाई पर बांधा जाता है ताकि हर कोई वहां तक पहुंच ना सके। जिसे दुल्हे द्वारा घोड़ी पर चढ़कर, कई बार हाथी पे चढ़कर भी क्या मारा जाता है, तोरण मारा जाता है। तलवार नहीं होने पर नीम की छड़ी से आदि से 3 बार या 7 बार क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है। और जैसे ही 3 बार या 7 बार किया जाता है तो देख लीजिए कि क्या हो गया है, अब तोरण हो चुका है। अब केवल फेरे बाकी है मेरे लाडलों, क्या बाकी है, फेरे बाकी है। तो देखिएगा, तोरण की प्रतिस्पर्धा एवं सूरवीरता का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि तोरण जो है किसका प्रतीक है। तोरण सूरवीरता और प्रतिस्पर्धा का क्या है, प्रतीक है। अब तोरण होने के बाद वरमाला होती है, क्या होती है, वरमाला होती है। देखिएगा, तोरण मारते समय महिलाएं क्या गाती है, गीत गाती है। कैसा गीत, शीशम ऐसा चलना मेरा दादा के दरबार में, मेरा नादानी बनना तोरण के लिए क्या है, तैयार। ये कौन गाती है, ये गाती है वर पक्ष की महिला। याद रखिएगा, कौन गाती है, वर पक्ष की महिलाएं गाती है। याद रखिएगा, तोरण मारते समय देखिएगा, तोरण मारते समय जैसे ही सासू माँ जो होती है वो तिलक लगाती है, क्या लगाती है, तिलक लगाती है। और उस समय दुल्हे का नाक भी पकड़ा जाता है। क्या पकड़ा जाता है, नाक पकड़ा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। इसलिए दोस्तों सफर को जारी रखें, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।